नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे भारत की संसद और ये चैप्टर नंबर 22 है और उसका पार्ट 1 है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। संसद जो होता है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का विधायी अंग। और संसदीय प्रणाली को सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है संसदीय प्रणाली को। देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाने के पीछे विशिष्ट कारण थे और भारतीय संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विशेष स्थान भी रखती है। संविधान का भाग 5, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन करते हैं। और जो भारतीय संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है, इसको आपको पता होना चाहिए। तो संसद के अंग कौन कौन होते हैं? संसद के 3 अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। आपको कई बार कन्फ्यूजन हो जाएगी कि क्या राष्ट्रपति संसद का अंग होता है? तो हाँ, राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है। तो संसद के 3 अंग होते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है और संसद के संबंध में राष्ट्रपति के अपने अधिकार होते हैं। लोकसभा जो है वो निचला सदन भी कहलाता है और ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही लोकसभा में बैठते हैं। तो ये भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा ये राज्य तथा संघ राज्यों के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य तथा संघ राज्य का, और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। 1954 में राज्य परिषद व जनता के सदन से नाम बदलकर क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा रखा गया। तो पहले राज्य परिषद था नाम, उसको फिर राज्यसभा कर दिया गया 1954 में, और जनता के सदन का नाम बदलकर उसको लोकसभा कर दिया गया। ब्रिटेन में जो ऊपरी सदन होता है उसको कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स कौन सा होता है? ऊपरी सदन ब्रिटेन में। और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है निचला सदन। अमेरिका में ऊपरी सदन सीनेट कहलाता है, जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव निचला सदन होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो होता है वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं होता है। कांग्रेस क्या होती है? सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिलाकर कांग्रेस बनती है, और अमेरिकी राष्ट्रपति कांग्रेस का हिस्सा नहीं होता है। तो अब संरचना देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा की। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। तो अभी अधिकतम संख्या राज्यसभा में 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 238 सदस्य जो हैं राज्य व संघ राज्य से आते हैं, जबकि 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरीके से 250 संख्या है अधिकतम, लेकिन वर्तमान में 245 ही ये संख्या है, जिसमें से 233 राज्यों और संघ राज्यों से आते हैं, जबकि 12 मनोनीत किए जाते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किया गया है। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची के माध्यम से किया गया है? चौथी अनुसूची के माध्यम से। लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552, राज्यों के 530 सदस्य होते हैं, और आपके केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य आते हैं, जबकि 2 मनोनीत सदस्य होते हैं। वर्तमान में यह संख्या 545 है, जिसमें से 530 राज्यों से आते हैं, 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के माध्यम से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब देखते हैं आगे। देखिए, राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो राज्यसभा सांसद जो होते हैं वो किनके माध्यम से चुने जाते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से।
सीटों का बंटवारा राज्यसभा में किस प्रकार से होता है, तो जनसंख्या के आधार पर होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीटें राज्यसभा में किस राज्य से होंगी, उत्तर प्रदेश से होंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और राज्यसभा में जो सदस्यों का चुनाव होता है वो डायरेक्ट मेथड से नहीं होता है, बल्कि एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व मेथड से होता है। तो एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। तो इस तरीके से राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों को चुना जाता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा, इसको कहीं कहीं 1989 भी लिखा होता है, के द्वारा मतदान की आयु जो थी 21 वर्ष पहले उसको 18 वर्ष कर दिया गया है। और आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 लोगों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। प्रारंभ में 1960 तक ही यह व्यवस्था थी, फिर 95वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको 2009 के माध्यम से इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया। और अभी जो संशोधन बिल आया है, संविधान संशोधन बिल, उसके माध्यम से आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गई है। अब ये जो 2 सदस्य चुने जाते थे आंग्ल भारतीय समुदाय से, और वो अब नहीं चुने जाएंगे। देखिए, प्रत्येक जनगणना के बाद में लोकसभा के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों एवं सीटों का पुनः आवंटन किया जाता है। तो इन सीटों के बंटवारे के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, जो कि राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन करने के संदर्भ में पुनः समायोजन करता है। साथ ही साथ प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन भी सुनिश्चित करता है, उसको भी पुनः समायोजित करता है। संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इसके लिए प्राधिकार और रीत का निर्धारण करे। इसी के तहत संसद ने 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम लागू किया है। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया। किस माध्यम से ऐसा कर दिया गया कि 2000 तक जो राज्यों को लोकसभा सीटें प्राप्त हैं, साथ ही साथ उनमें जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें विभाजन 1971 की जनगणना के आधार पर ही होगा 2000 तक। फिर 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के माध्यम से इसी व्यवस्था को अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो लोकसभा के लिए सीटों का आवंटन है वो 1971 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, जबकि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पुनः समायोजन जो है वो 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1991 की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जबकि 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसका आधार वर्ष 2001 कर दिया गया। तो प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का आधार वर्ष 2001 की जनगणना है, जबकि सीटों के आवंटन का आधार वर्ष 1971 की जनगणना है। तो इस तरीके से हमने देखा कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन होता है 1971 की जनगणना के आधार पर, और उसके बाद में ये भी देखा कि प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि 1991 की जनगणना के आधार पर होगा, लेकिन 87वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि नहीं, 1991 की जनगणना के आधार पर ना होकर 2001 की जनगणना के आधार पर होगा। चलिए आगे देखते हैं सदनों की अवधि। देखिए, राज्यसभा 1972 में स्थापित हुआ था और राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है।
इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। एक सदस्य 6 वर्षों के लिए पद धारण करता है, राज्यसभा सांसद के रूप में कार्य करता है, और इसके लिए राज्यसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब देखते हैं लोकसभा के संदर्भ में। लोकसभा संदर्भ इस तरीके से कि लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए, और इसके लिए लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए 25 वर्ष। आपातकाल के समय में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया भी जा सकता है, तो आपातकाल के समय 1 वर्ष का विस्तार भी किया जा सकता है लोकसभा के कार्यकाल में। साथ ही साथ राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा विघटित करने का अधिकार प्राप्त है। अगर मंत्रिमंडल उससे लोकसभा विघटित करने के लिए उसको सलाह देती है तो राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व भी लोकसभा का विघटन कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई सरकार है जो कि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से उसको पराजित हो गई है, और उस समय अगर मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से लोकसभा विघटित करने के लिए कहता है, तब राष्ट्रपति मना भी कर सकता है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया है। प्रारंभ में यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, लेकिन बाद में इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के माध्यम से। जनजातियों को और अनुसूचित जातियों को उनके अनुपात के आधार पर लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। तो जो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2001 में आरक्षित सीटों को 1991 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया था, लेकिन फिर 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आरक्षित सीटों को 1991 की बजाय 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः नियत किया गया, पुनः समायोजित किया गया। इस तरीके से अनुसूचित जाति व जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था है, और इसके लिए उनकी जनसंख्या को आधार बनाया जाता है, और 2001 की जनगणना इसके लिए आधार का कार्य करती है। SC और ST के लिए आरक्षण की कितनी सीटें होंगी, ये 2001 की जनगणना के आधार पर निकाला जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने पहला पार्ट देखा है इस लेक्चर में संसद का। अगले भाग में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।